मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चार्ज मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो चार्ज क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और उसमें पहला लिखिए लिमिटेशन में, इट डज नॉट फॉलो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखना, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इट डज नॉट फॉलो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हो गया? दैट इज अ चार्ज पार्टिकल, in attractive field, a charge particle in attractive field, a charge particle in attractive field, revolves, revolves, revolves to emit energy, so its orbit will collide with the nucleus, collide, 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 collide with the nucleus। देखो, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है, अगर मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और इधर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है, तो अगर देखो अट्रैक्टिव फील्ड का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। उसमें तुम लिखो कि अ चार्ज पार्टिकल इन अट्रैक्टिव फील्ड एमिट्स एनर्जी, रिवॉल्व्स, एमिट्स एनर्जी। अट्रैक्टिव फील्ड में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई चीज़ अट्रैक्शन में है, दो चीज़ें पास आ रही हैं, तो वो पास आती है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर अट्रैक्शन हो रहा है दो चीज़ों का, और दो चीज़ें अगर पास में आ रही हैं, तो जब वो पास आएंगी तो क्या होगा कि वो पास आ रहे हैं क्योंकि वो खुद से पास आना चाहते हैं। और कोई भी चीज़ अगर यूनिवर्स में खुद से हो रही होती है तो उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होने वाली चीज़, और यूनिवर्स में वही चीज़ें अपने आप होती हैं जो स्टेबल होना चाहती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो न्यूक्लियस के तरफ उसके ऊपर एक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो इस बात को समझो, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, या कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो अट्रैक्शन है, और अगर न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो रिपल्शन है। तो न्यूक्लियस से दूर ये अपने से नहीं जाएगा ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर आप न्यूक्लियस है और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर अपने आप नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको खींचेगा ना, न्यूक्लियस खींचेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने ऑर्बिट से जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिट पे चला जाएगा। आप ये बात पढ़ चुके हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऑर्बिट से जंप करके, अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट, जितना रिक्वायर्ड है, अगर उतनी एनर्जी मिल गई, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट पे चला जाएगा। तो न्यूक्लियस से दूर कब जा रहा है, जब उसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि वो चाहता अट्रैक्शन है लेकिन आप उसको दूर भेज रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को तो आप छोड़ दोगे ना एक डिस्टेंस पे लाके, तो वो दोनों चिपक जाएंगे आकर के। मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को अगर आप एक डिस्टेंस पे रख के छोड़ देंगे तो दोनों चिपक जाएंगे अपने आप। वो दोनों चिपक जाएंगे, क्यों चिपक जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव चार्ज को ऐसा लगता है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के पास चले जाएंगे तो हम ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा दोनों मिल करके। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज होगी। उल्टा ही है, देखो, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन ये दूर जाएगा न्यूक्लियस से तो एनर्जी लेगा ये, आप एनर्जी देंगे तो जाएगा, और अगर ये न्यूक्लियस के पास आएगा तो एनर्जी आपको वापस रिलीज कर देगा। ऐसा होता है। तो जब भी अट्रैक्शन का कहीं पे काम हो रहा होता है, जब भी फिजिक्स में कहीं पर भी अट्रैक्शन हो रहा होता है, तो उसको हम अट्रैक्टिव फील्ड बोलते हैं। फील्ड मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई प्रकार का फोर्स लग रहा हो।
अब फील्ड दो प्रकार की हो सकती है, अट्रैक्टिव फील्ड और रिपल्सिव फील्ड। अट्रैक्टिव फील्ड का मतलब जहाँ पे चीज़ अट्रैक्ट हो रही हो, और रिपल्सिव फील्ड का मतलब जहाँ पे रिपल्शन हो रहा हो। एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास रिपल्सिव फील्ड कौन फील करेगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास रिपल्सिव फील्ड पॉजिटिव चार्ज फील करेगा, और अट्रैक्टिव फील्ड कौन फील करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो वो पॉजिटिव, और अगर आप चाहते कि वो पास में जाए, वो दोनों पास आए, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या वो अपने आप एनर्जी रिलीज करेगा? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एक प्लस चार्ज कभी भी अपने आप दूसरे प्लस चार्ज के पास नहीं जा सकता। एक प्लस चार्ज तो दूर जाएगा ना, बस मेरी क्या। रिपल्सिव फील्ड में अगर आप पास में लेकर के आएंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर अट्रैक्टिव फील्ड हो गया, ये फील्ड क्या है समझ रहे हो, चार्जेस का सेट है, पेयर है। प्लस प्लस हो गया तो रिपल्सिव फील्ड होगा, प्लस माइनस हो गया तो अट्रैक्टिव फील्ड हो जाएगा। तो अट्रैक्टिव फील्ड में चीज़ें अपने आप पास में आएंगी, तो आपको फायदा होगा, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो एनर्जी निकालेगा। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, बात समझ आएगा। और जिसके पास कम एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो आप कम स्टेबल रहेंगे, आप एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, आप कूदते रहेंगे दर 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 दर। और अगर आपके पास कम एनर्जी है, मतलब अगर आप बीमार हैं, तो आप एक जगह बैठे रहेंगे ना, तो आप स्टैटिकली मतलब मैकेनिकली स्टेबल रहेंगे आप एक जगह पर। उसी प्रकार से अगर कोई चीज़ रुकी हुई है मतलब स्टेबल है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा एनर्जी लेके रखी हुई है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी कम, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, ऐसा होता है। तो अगर तुम बात यह कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या और कुछ भी जो रटना पड़ेगा? रटना कुछ नहीं पड़ता है, कोई भी कॉन्सेप्ट रटना नहीं। आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप हो रही है, अगर कोई भी चीज़ अपने आप हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करेगी। जनरली ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप हो रही है तो वो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। बात समझ आएगा? क्या ये बात आपको समझ में आती है? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पास में आ रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो क्या दुनिया में सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप होंगी तो एनर्जी रिलीज होगी? आप एक ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जो होता अपने आप में लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं होता वहाँ पे? सब होगा। कोई भी ऐसा एग्जांपल तुम बता सकते हो हमको जो हो रहा है अपने आप लेकिन एनर्जी भी ले रहा है वो? अगर तुम एनर्जी दे दिए तो फिर वो अपने आप कहाँ हुआ? सही बात है ना? अगर आप एनर्जी दे दिए तो क्या वो प्रोसेस अपने आप हुआ क्या? वो तो आप करवाए ना। एक एग्जांपल हम तुमको बता सकते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। बर्फ़ का पिघलना जानते हो? बर्फ़ पिघलता भी अपने आप है और वो एनर्जी लेता भी है एटमॉस्फेयर से। सही बात है ना? अगर आप यहाँ बर्फ़ रख देंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, जो कि होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है वो 25 डिग्री माना जाता है सेल्सियस में। तो अगर आप बर्फ़ को रखेंगे रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो बर्फ़ अपने आप पिघलेगा ना। तो इस बात को समझो, बर्फ़ का पिघलना टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अलग हो जाता है। बर्फ़ का पिघलना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसी बर्फ़ को तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो, क्या वो पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। बात में क्या? आप बर्फ़ को 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दे रहे हैं, इसका मतलब ही कि आप बर्फ़ को ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के थ्रू हीट दे दिए। बात में क्या? अब तुम बोलोगे सर हम हीट दिए नहीं, वो हीट चुरा लिया। अच्छा, एटमॉस्फेयर गर्म था तब तो हीट चुरा लिया ना एटमॉस्फेयर से। 25 डिग्री का एटमॉस्फेयर है, इस बात को समझो। 25 डिग्री एटमॉस्फेयर हम लोगों के लिए अच्छा होता है, बढ़िया टेम्परेचर होता है, गुलाबी जाड़ा वाला, ठीक है। लेकिन बर्फ़ के लिए तो वो गर्म हो गया ना, क्योंकि बर्फ़ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे, तो बर्फ़ के लिए 25 डिग्री ज़्यादा गर्म हो गया। तो बर्फ़ अपने आप थोड़ी पिघलेगा। अगर आप सच में पता करना चाहते हैं कि बर्फ़ अपने आप पिघलता है कि नहीं पिघलता है, तो बर्फ़ को उसी टेम्परेचर पर रख दीजिए जिस टेम्परेचर का वो है। बर्फ़ को 0 डिग्री पर रख दीजिए, फिर वो पिघलेगा? कभी नहीं पिघलेगा ना, ठीक है। तो आप जब केमिस्ट्री में चीज़ों को डिफाइन करते हैं, मतलब केमिकल वगैरह में किसी रिएक्शन में, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफाइन करना होता है कि कोई भी रिएक्शन अब जैसे कि स्पॉन्टेनियस समझते हो ना, स्पॉन्टेनियस का वर्ड अभी हम समझा। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप। तो कोई भी चीज़, तो बर्फ़ का पिघलना स्पॉन्टेनियस है कि नहीं बताओ? नहीं। आप ऐसे आंसर नहीं करेंगे, आप पूछेंगे सर किस टेम्परेचर पे। बात समझ रही है? अगर हम उनसे बोले कि बेटा 0 डिग्री के नीचे, तो बोलेंगे नहीं है। 0 डिग्री के नीचे हो तो ठंडा है बर्फ़, हिमालय का बर्फ़ पिघलता है क्या? नहीं पिघलता। लेकिन अगर हम उनसे बोले 0 डिग्री की 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8, 10 डिग्री पे,
तो तुम बोलोगे हाँ, फिर स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आप ऑलरेडी गर्म कर दिए ना, ठीक है। उसी प्रकार से पानी का वेपर में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन होता है। क्या तुम उसको हीट देते हो? इवेपोरेशन तो अपने आप होता है। यहाँ पानी गिरा दो, धूप से होता है ना, तो टेक्निकली हीट तो वहाँ भी इन्वॉल्व हो रही है। बात समझ आएगा? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि केमिस्ट्री के रिएक्शन में हम क्या बोले, हम बोले केमिस्ट्री के रिएक्शन में टेम्परेचर डिपेंड करता है ना, ठीक है। जो रिएक्शन में फेज चेंज होना है, फेज चेंज समझता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस सॉलिड, गैस से वापस लिक्विड, वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंड करेगा। वो सारे रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर पहले डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स में यहाँ पर देखो, मतलब ये चैप्टर बेसिकली फिजिक्स का होता है, ठीक है। ये एक प्रकार से फिजिकल केमिस्ट्री है ना, एटम्स वगैरह। यहाँ पर आप फोर्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स की बात कर रहे हैं मतलब फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो समझो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब एक, इसको प्रोटॉन मत बोलो थोड़ी देर के लिए, अगर हाइड्रोजन का एटम होगा ये तो प्रोटॉन बोल सकता है ना इसको, मान लो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे और कितने डिग्री टेम्परेचर पे रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे? क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? बात समझ आएगा? टेम्परेचर से इन दोनों का अभी लेना देना नहीं है। मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है, अगर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को हीट प्रोवाइड करेंगे तब तो ये भाग जाएगा, ठीक है जी, इस बात को समझिए आप। तो इलेक्ट्रॉन को अगर तुम हीट दिए, इलेक्ट्रॉन को अगर तुम हीट दोगे तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। होना था अट्रैक्शन, लेकिन हो गया रिपल्शन। क्यों हुआ? क्योंकि आप उसको हीट दिए। बात समझ आ रही है? आप उसको हीट दिए। अच्छा, आप अगर हीट दे रहे हैं तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर वो न्यूक्लियस के पास आएगा तो हीट रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। आपको बस इतनी ही सी बात समझनी थी कि अगर वो न्यूक्लियस के पास आएगा तो हीट रिलीज करेगा, जैसे जैसे पास आते जाएगा अट्रैक्टिव फील्ड में वैसे हीट रिलीज करेगा। तुमको समझ में आ रहा है? मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यही थी। और ऐसा क्यों बोले, समझ में आ रहा है ना? पास आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब एनर्जी बाहर निकालोगे तो बढ़ेगी स्टेबिलिटी, तो अपने आप खींचे चला आएगा, एनर्जी रिलीज कर देगा ये। और यही बात मैक्सवेल बोले थे। यही है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कि अगर दो चार्ज अट्रैक्टिव फील्ड में हैं, अट्रैक्टिव फील्ड में तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हीट रिलीज करेंगे, और अगर हीट रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पास आते जाएगा आते जाएगा। तो ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट ऐसा ना रह के धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा ना, और ये आकर के कोलाइड कर जाएगा, जो कि नहीं होता है, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा हो तो सारे एटम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। इस फिगर को बना लो बस फट से। वो बात तो आगे आंसर मिलेगा ना तुमको, बोहर को आने दो, अभी तो हम लोग रदरफोर्ड के साथ ही घूम रहे हैं। लिखो लिखो, फिगर बना लो। ये पहला लिमिटेशन था, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। हो गया, चलो अब देखो टिंडल इफेक्ट। आप जानते क्या होता है? क्या होता है? स्कैटरिंग होती है। किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो उसके पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं, और वो चारों तरफ से दिखते हैं आपको, एक ही तरफ से नहीं। ये टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। वो पार्टिकल चारों तरफ से क्यों दिखते हैं, ये टिंडल इफेक्ट होता है। क्यों दिखते हैं? हाँ, लाइट उन पार्टिकल्स पे पड़ती है एक डायरेक्शन में, और वो पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करके सारे डायरेक्शन में बाहर निकालते हैं। ये होता है टिंडल इफेक्ट, इसीलिए वो पार्टिकल आपको चारों तरफ से विजिबल होता है। तो टिंडल इफेक्ट के हिसाब से आप समझना कि पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इमिट करेगा, ठीक है। जितनी एब्जॉर्ब करेगा सारी इमिट कर देगा। तो रदरफोर्ड दूसरी बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब इस एटम, किसी एटम के ऊपर
जब एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की लाइट फेंकी जा रही थी, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी लाइट गैप ना हो, पूरा लाइन लगातार होना चाहिए, सारा का सारा लाइट। तो अगर आप इस पर लाइट की रे फेंकेंगे तो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये इमिट करेगा, और जब ये इमिट करेगा तो जो लाइट निकलनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्योंकि आप तो ये पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट मतलब पार्टिकल लाइट इमिट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा और पूरा इमिट कर देगा, लेकिन ये स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। आपको पता है ना, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर चला जाता है, और जो लाइट बाहर निकल के आती है उसमें डार्क लाइन दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो वो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि आखिर जो स्पेक्ट्रम में ये डार्क लाइंस आ रही हैं, ये डार्क लाइन क्यों आ रही हैं, मतलब यहाँ की लाइट कहाँ गायब हो गई, कौन ले गया इनको। क्योंकि उस समय तक ये था कि एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, एनर्जी टूट नहीं सकती है, एनर्जी जाएगी तो पूरा जाएगी, आएगी भी तो भी पूरा आएगी, एनर्जी को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। उस समय तक ये बात थी कि एनर्जी को तोड़ना, एनर्जी अलग अलग ईंटे की तरह नहीं है। जैसे इस घर को आप ईंटों के तो पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, बहुत सारे ईंटे से बने हुए घर, इस घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंटा है। तो उस समय तक एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस माना जाता था कि एनर्जी जहाँ चलेगी कॉन्टिन्यूअस चलेगी, निकलेगी कॉन्टिन्यूअस निकलेगी, घुसेगी कॉन्टिन्यूअस घुसेगी। तो अगर कोई पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो इमिट करेगा तो भी वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इमिट भी करेगा। तो पूरा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस दिखना चाहिए, लेकिन डार्क लाइन आई, इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस बात को बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा जब एनर्जी को पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, फोटोन, क्वांटम थ्योरी आएगी उसके बाद। तो अभी आप बोहर पढ़ेंगे, बोहर मॉडल, फिर बोहर मॉडल के ड्रॉबैक आएंगे, फिर उसके बाद आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मतलब बेसिकली वही है, दोनों बातें एक ही है लगभग, ठीक है। तो आप सेकेंड वाला लिमिटेशन लिखिए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन the discontinuous spectrum. He could not explain the discontinuous spectrum emitted from the atom, एटम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक ये बात स्पेसिफिकली पता नहीं थी कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बात नहीं पता थी ना उस टाइम पे। इसलिए उनको लगा था कि एटम में गया तो एटम से पूरी चीज़ बाहर आनी चाहिए थी, लेकिन एटम से पूरी लाइट बाहर नहीं आई, कुछ लाइट गायब हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बाद में वही लाइट अकेले दिखाई दी, फिर बाद में जब इमिट करेगा ये तो लाइट दिखेगी ना, बाकी सब डार्क एक जगह कलर दिखेगा। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, बात में आ रही है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड के मेजर 2 ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक का मतलब नॉट ड्रॉबैक, मतलब कोई गलती नहीं थी उनकी, बस एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे वो इन बातों को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो एक वो मतलब प्रॉपर एटॉमिक मॉडल प्रपोज तो किए वो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो प्रॉपरली चीज़ों को डील नहीं कर पाए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, एटॉमिक मास आप जानते हैं, एटॉमिक वेट आप जानते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट आप निकालना जानते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला लिखे हुए ना, क्या होता है, A1W1 + A2W ऐसे करके होता है। अगर 2 आइसोटोप हैं, अरे उस दिन पढ़ाया पूरे क्लास में भैया, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, चेक कर लेना। बताओ तो ऐसे ही करोगे, अरे ऐसे मत करो, आपको सब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लियो, सारे फॉर्मूले पढ़ो, वेवलेंथ जानते हो, फ्रीक्वेंसी जानते हो, वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, E = h पता है, अभी वो दोबारा से आएगा E = h, ठीक है, जब बोहर्स मॉडल आएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाएंगे हम लोग, हेडिंग लगाएंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर के ना पूरे धार को बदल देता है, इस चैप्टर के फ्लो को पूरा बदल देगा ये। हेडिंग लगाइए, मैक्सवेल्स थ्योरी मैक्सवेल्स थ्योरी, अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए,
लिमिटेशंस, मैक्सवेल थ्योरीज लिमिटेशंस। ब्रैकेट में लिख दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW थ्योरी, EMW थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी दी है वो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी दी है उसके लिमिटेशंस थे, 3 लिमिटेशन थे बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या थी। देखो, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत बड़ी थ्योरी थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वो पूरा मैक्सवेल डिफाइन किया। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, याद है ना, ये ऐसे वाला ऐसे फिगर बनाया था उसने। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि वो वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड भी होगा, एम्पलीट्यूड समझता है, एम्पलीट्यूड कितना ऊपर तक वेव जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेव की हाइट, ये हाइट कितना ऊपर तक गई। जैसे मान लो ऐसे वेव बनी हुई है, अगर ये कोई वेव है ऐसे, तो ये हाइट कितने ऊपर तक, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, आप वेव जानते हैं। तो मैक्सवेल अपने थ्योरी में एक बात बोले थे कि जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है, वो एनर्जी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होती है। वो बोले थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होती है। आप जो फॉर्मूला जानते हैं E बराबर h न्यू, उसमें न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहले एक बात बता रहे हैं, उसको लिखिए, लिखिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, the energy of electromagnetic wave, the energy of electromagnetic wave, the energy of electromagnetic wave is directly proportional to the amplitude of the wave, and it is not linked with the frequency. It is not linked with the frequency. It is not linked with the frequency. क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको नहीं लग रहा कि मैक्सवेल यहाँ पे गलती की है? आप अभी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला जानते हैं एनर्जी का, E बराबर h न्यू। h तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट छोड़ दीजिए उसको, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद है आपको, ठीक है, हो गया। तो E प्रोपोर्शनल न्यू हो गया, कांस्टेंट अगर आप हटाएंगे, आपको पता है E बराबर h न्यू होता है। अगर आप कांस्टेंट हटाएंगे तो E जो है एनर्जी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी न्यू के। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और ये क्या है? एनर्जी किसकी? उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ना, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये फॉर्मूला बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम एनर्जी उतनी कम। लेकिन मैक्सवेल इसके पहले क्या बोले कि फ्रीक्वेंसी कोई लेना देना नहीं है। मैक्सवेल बोले थे कि फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है? एम्पलीट्यूड से। बस मेरी का अभी आपको क्लास 11th और 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एम्पलीट्यूड की ज़्यादा चर्चा नहीं मिलेगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड बस एक जगह पे आएगा जब हम लोग इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी एम्पलीट्यूड के बारे में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको देख के टेंशन मत लेना कि शायद फिर एम्पलीट्यूड से क्या होगा। बस इतना समझो कि ये मैक्सवेल की गलती थी, ठीक है। इंटेंसिटी और एनर्जी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटेंसिटी और एक होता है एनर्जी। बात समझ आ रही है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट हो, कोई चीज़ संख्या में ज़्यादा प्रेजेंट हो, दैट इज़ इंटेंसिटी। और एनर्जी का मतलब होता है भले वो एक हो लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा हो। बात समझ आ रही क्या? अभी इस बात को हम समझाएंगे, अभी आगे आपको पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना है अभी इंटेंसिटी और एनर्जी में डिफरेंस। जहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पढ़ना है। तो लिखिए हिज थ्योरी
could not explain, his theory could not explain मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो कुछ कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिनमें 3 बातें जो जरूरी हैं आप वो जानेंगे। पहला लिखिए, और ये तीनों नाम बहुत जरूरी है, तीनों इफेक्ट आपको पढ़ने हैं। पहला लिखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहला लिखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, थमीज लिखना हाईलाइट करके, ठीक है। मैक्सवेल की थ्योरी पहली बात क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हो गया। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो अभी तुम इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। दूसरा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तीसरा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हो गया लाइन स्पेक्ट्रम को। आपको स्पेक्ट्रम के बारे में सारी बातें ऑलरेडी बता दी जा चुकी हैं। आपको पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बनता है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, ऐसा। अच्छा, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, है ना, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या दिख रहा होता है आपको, डार्क लाइन किस में दिखती हैं, इमिशन में, एब्जॉर्प्शन में। डार्क लाइन इमिशन में दिखती हैं, मतलब डार्क लाइन, अरे पूरे स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन दिखेंगी ना कहीं कहीं, तो वो इमिशन में दिखती है, एब्जॉर्प्शन में दिखती हैं, वो एब्जॉर्प्शन में दिखती हैं। जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो बाकी लाइट में डार्क लाइन जगह जगह दिख जाती हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है, आपको हम पहले ही पढ़ा दिए, ठीक है जी। तो चलिए, जो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा वो आदमी है प्लैंक, ठीक है। और आपको पहली बार क्वांटम वर्ड इसमें सुनने को मिलेगा ज़िंदगी में अपने चैप्टर के हिसाब से। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, बड़ा सा, बड़ा हेडिंग है, लंबा चलेगा ये, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तुम थोड़ा ध्यान समझोगे, क्योंकि अब इस चैप्टर के फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक अलग चीज़ थी, जो एनर्जी के बारे में बताया गया था। उस थ्योरी का यूज़ करके अलग अलग थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, जिनमें से एक का एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन दिए थे, जो आप पढ़ेंगे सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेकंड वाला ना, उसको आइंस्टाइन एक्सप्लेन करेंगे। और हम नाम इसलिए ले रहे हैं उनका अभी यहाँ पे, क्योंकि इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल दिया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल दिया गया था। क्यों नोबेल दिया गया था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद ही आप हर जगह एलईडी और डायोड देख पाते हैं, ठीक है। एलईडी देखते हो ना, और डायोड देखते हो, ठीक है। डायोड आप नहीं जानते अभी, आप डायोड पढ़ेंगे अच्छा 12 में। चलिए, इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। आपको एक बात बता देना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव। पार्टिकल नेचर ये आदमी दिया, अभी जो आप पढ़ेंगे ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पार्टिकल नेचर ही था। इसके पहले हम लोग वेव समझते थे लाइट को, ठीक है। लाइट के साथ ना बहुत अजीबोगरीब घटना घटती थी। पहले लाइट को पार्टिकल समझा गया, है ना, फिर उसके बाद लाइट को वेव समझा गया, फिर उसके बाद लाइट को
दोबारा से पार्टिकल समझा गया, फिर लाइट को वेव पार्टिकल दोनों समझ लिया गया। ठीक है, बहुत पहले ये मानते थे कि लाइट कुछ नहीं होता, हमारे आँख से एक लाइट निकलती है और वो लाइट जिस चीज़ के ऊपर पड़ती है वो चीज़ हमको दिखाई देती है, ऐसा लोग पहले मानते थे, और रात को आँख से वो चीज़ नहीं निकलती है। ठीक है, बहुत पहले की बात है, लोग ऐसा मानते थे कि हमारे आँख से एक रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन जिस चीज़ पर पड़ जाता है ना वो चीज़ विजिबल हो जाती है हमको, ऐसा होता है। तो हमारे आँख से हर जगह रेडिएशन पड़ रहा है, जहाँ जहाँ पड़ेगा हमको वो चीज़ दिखाई दे देगी, और जैसे जैसे रात होती है तो रात को रेडिएशन कम हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, बहुत टाइम लगा चीज़ों को इवॉल्व होने में, क्योंकि आप जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उस चीज़ के बारे में आप सोच नहीं पाएंगे ना, मुश्किल होता है उस चीज़ के बारे में स्टार्टिंग करना, सोचना। तुमसे बोलेंगे बताओ पंखे के अंदर क्या क्या लगा, पंखा कैसे काम कर रहा है, तो तुम हल्का साइंस जानते थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर दोगे हल्का साइंस के बेस पर। पंखे के अंदर क्या लगा हुआ है, तो आप हल्का साइंस अगर जानते हैं तो आप हल्के साइंस के बेस पर उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप साइंस बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, अगर आप साइंस बिल्कुल नहीं जानते फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। तो वेव थ्योरी के हिसाब से जब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको वेव मान रहे थे, तो उसके हिसाब से दो घटनाओं को एक्सप्लेन किया गया था, आपको लिखवाए भी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब वेव नेचर शो करती है तो दो घटनाओं को एक्सप्लेन कर देती है, पहला डिफ्रैक्शन, दूसरा इंटरफेरेंस। ठीक है, लिखो लिखो जो लिखवा लिखो। डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, INTER, पूरा EE लगा दो, INTERFERENCE। diffraction and interference are explained by the wave nature of electromagnetic radiation. Diffraction and interference are explained by the wave nature of electromagnetic radiation. आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को तगड़े में हाईलाइट करिए, कक्षा 12 में आपको पढ़ना है, ऑप्टिक्स में लास्ट में। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि लाइट जो होती है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो वेव की तरह कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप बोलेंगे जब डिफ्रैक्शन परफॉर्म कराओगे तो उसमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। और जब इंटरफेरेंस परफॉर्म करवाओगे तो उसमें भी लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो जो भी चीज़ डिफ्रैक्शन परफॉर्म करेगा वो क्या हो जाएगा, वेव, और जो भी चीज़ इंटरफेरेंस परफॉर्म करेगा वो भी क्या हो जाएगा, वेव। इलेक्ट्रॉन के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन परफॉर्म कर दिया था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नीचे फुल स्टॉप आगे नीचे लिखिए। However, some observations are given which could not explain explain में ed लगाता ना, explained with the wave theory of light, with the wave theory of light. With the wave theory of light, या ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख दो। हो गया, ठीक है। देखो अभी तुम 3 टॉपिक के नाम लिखे हो, पहला था तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। आप लाइन स्पेक्ट्रम समझ चुके हैं, वो सबसे आसान होता है समझना। उसके बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम समझाएंगे, वो भी ठीक होता है समझना। जो समझना सबसे डिफिकल्ट होता है ना, वो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझना बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तुमसे जो बोल के बता देंगे वो तुम समझ जाओगे। उसके बाद एक ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ को आपको समझना होता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अगर आप वो ग्राफ समझ जाएंगे तो फिर वो खत्म हो जाता है, आराम से समझा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, हम लोग देखो क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जो पुराना फिजिक्स है, जिस टाइम पे न्यूटन थे, और जो नया फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें क्वांटम फिजिक्स आता है। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को वेव माना गया था,
क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को वेव माना गया था और इलेक्ट्रॉन वगैरह जब आए तो इनको पार्टिकल मान लिया गया था। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स आई तो क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है कि दुनिया में सारी चीज़ें वेव नेचर भी शो करती हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को देखते हैं तो वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर देता है, क्योंकि वो दोनों सिर्फ एक ऐसी चीज़, मतलब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन चीज़ों के द्वारा ही परफॉर्म किया जा सकता है जो चीज़ें वेव होती हैं, और लाइट के द्वारा वो परफॉर्म कर लिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेव परफॉर्म नहीं कर सकती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेव परफॉर्म नहीं कर सकती है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। ठीक है, इनको पार्टिकल्स सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन एक्सपेरिमेंट्स को लाइट परफॉर्म कर रही थी। तो जब उन एक्सपेरिमेंट्स को लाइट परफॉर्म कर रही थी तो लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझिए, आप साथ साथ दो चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, आप एटम की भी स्टडी कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें जुड़ करके आपको एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू देंगी। आपको लाइट भी साथ साथ में पढ़ाया जा रहा है कि लाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और आपको एटम भी पढ़ाया जा रहा है कि एटम का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो एटम में भी आप धीरे धीरे चल के आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव दोनों शो करता है, और अभी आप लाइट में भी समझ जाएंगे कि लाइट भी पार्टिकल वेव दोनों शो करती है। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे और उनमें ऐसा क्या हो रहा था कि लाइट जो है उनको परफॉर्म कर रही थी लेकिन कोई आंसर नहीं कर पाता। देखो, लोगों के मन में चल रहा था कि अगर लाइट किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रही है जो एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक पार्टिकल फॉलो कर सकता है, तो हो सकता है कि लाइट पार्टिकल हो। लेकिन ओपनली इस बात को कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि उस समय ये बात कॉमन नहीं थी बहुत ज़्यादा कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। इस बात को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है कि दो ड्यूअल नेचर कैसे शो कर सकता है कोई भी चीज़। लोग स्टार्टिंग से मानते आते कि लाइट वेव है, वेव है, वेव है, वेव है, वेव है। ठीक है, तो लोग नहीं बोलना चाहते कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन अल्टीमेटली जब है तो है, बोलना पड़ेगा। तो आप नीचे लिखना स्टार्ट कर, लाइन छोड़ के लिखिए नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, फ्रॉम हॉट बॉडीज। हो गया, ब्रैकेट में लिखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हो गया। तो पहली बात तो ये बात एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी, जो ऊपर तीनों नाम लिखे हो ना, उसी बात को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझा रहे हैं। जब भी कोई गर्म चीज़ होती है ना, कोई गर्म चीज़ होती है बहुत ज़्यादा हॉट बॉडी, तो वो जिस प्रकार से, देखो कोई भी गर्म चीज़ रेडिएशन इमिट करती है, पूरे दुनिया में कोई भी गर्म चीज़ रेडिएशन इमिट करती ही करती है। अब बात है कि तुमको फील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, पास में आ रही क्या, जैसे कि तुम्हारे फ़ोन में जो सिग्नल आता है वो रेडियो माइक्रोवेव की तरफ वैसे रेडियो वेव आता है, तो अभी रेडियो वेव तुमको दिखाई देती नहीं है, पास में आ रही क्या, रेडियो वेव आपको दिखाई देती नहीं है। रेडियो वेव की वजह से आपकी बॉडी गर्म भी नहीं होती है, तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन रेडियो वेव निकल के आती तो है। उसी प्रकार से दुनिया में कोई भी चीज़ अगर गर्म है, जैसे कि देखो अगर ये गर्म है ना, तो ये भी रेडिएशन इमिट कर रहा है। रेडिएशन इमिट करने का मतलब नहीं होता कि चिंगारी निकलेगी या फिर तुमको जलता हुआ लाइट दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन का मतलब होता है कि उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी। अब वो एनर्जी अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी की है तो वो आपको फील नहीं होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है तो फील होगा, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है, गामा रेडिएशन है, तो फिर आप जानते ही हैं कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये देखा जा रहा था कि दुनिया में कोई भी हॉट बॉडी है, कोई भी हॉट बॉडी है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पे हो, कोई भी हॉट बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे वो रेडिएशन निकालेगी, पक्का निकालेगी। ठीक है, और वो रेडिएशन में सारा वेवलेंथ नहीं निकाल रही थी, वो रेडिएशन में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं निकाल रही थी, वो कुछ सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी के वेव्स निकाल रही थी। तो इस बात को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो गया ना, क्योंकि आप तो लाइट को वेव माने, और अगर वेव निकल रही है तो वेव तो कंटिन्यूस निकलती ही रहेगी, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलनी चाहिए वेव से, लेकिन एक कुछ सेलेक्टेड वेव निकल रही थी। इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था कि सेलेक्टेड वेव कैसे निकलेंगी। ऐसा सेलेक्टेड का मतलब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइट के बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए हैं, उनमें से छोटे छोटे एनर्जी वाले पैकेट्स को निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, होता ऐसा ही है। लेकिन ये बात उस समय एक्सप्लेन नहीं की जा रही थी, क्योंकि हम लाइट को पैकेट बोल दिए, उस समय लाइट को वेव बोला जा रहा था। बात में आ रही क्या, ऐसा और तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिखो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन, EJE
लिख दे रहा मैं यहाँ पे। इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना। बाहर निकलना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ोगे तो इस वर्ड का कई बार यूज होगा। इजेक्ट, 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 इजेक्शन, इजेक्शन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस when a radiation strikes on it, when a radiation strikes on it। हो गया। ब्रैकेट वाले को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्रैकेट वाले को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, आप किसी मेटल के ऊपर लाइट गिराएंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। हर केस में बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ ही केस होता है जिसमें बाहर निकलते हैं, वो लाइट पे डिपेंड करेगा। तो यही बात का आंसर देना था कि हर केस में क्यों नहीं बाहर निकल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन हीट लेकर के बाहर निकलता है, समझो बहुत सरल सी बात है। अगर मान लो कि तुमको एक सॉलिड को पिघलाना है, तुम्हारे पास आग जो है वो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली आग नहीं है, थोड़ी सी आग है। लाइटर से लोग सिगरेट जलाते हैं ना, क्या लाइटर जला के बुता दो सिगरेट भर जाएगा? नहीं, उसको जलाते रहते हैं, हीट होते फिर वो जलता है। ठीक है। अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो एनर्जी लेके निकलेगा। अभी आपको बात समझाया जा रही थी यहाँ पर, सबसे पहले एनर्जी लेगा तो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर हम उनसे बोले कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी सी एनर्जी से बाहर नहीं निकलेगा, अगर हम उनसे बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी एनर्जी लेकर के बाहर नहीं निकल सकता, उसको एक ठीक ठाक एनर्जी चाहिए, और तुम्हारे पास लाइटर है या फिर तुम तो गर्म कर रहे हो, तो तुम अगर अपने लाइटर से इसको एनर्जी दोगे जला करके, तो मान लो एनर्जी लाइटर से एनर्जी दी है, वो नहीं निकला, तो तुम क्या समझोगे कि और एनर्जी चाहिए, और देर तक गर्म करोगे, और देर तक गर्म करोगे, नहीं निकला। अगर आपके गर्म करते ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो आप उसको कितने देर तक भी गर्म कर लीजिए, वो मेटल पिघल जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये गलत बात है ना, निकलना चाहिए था। लेकिन एक दूसरा आदमी एक दूसरे प्रकार की लाइटर लेकर के आया और सिर्फ वो लाइटर ऐसे जला के बंद कर दिया और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। ठीक है, तो इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब ये जो मैक्सवेल की थ्योरी थी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि अगर बात सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है और एनर्जी का है, तो हम एनर्जी दे रहे हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत देर तक दे रहे हैं एनर्जी आपको, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत देर तक एनर्जी दे रहे हैं, तो आप कुछ देर बाद निकलिए। तो इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत देर तक एनर्जी देते रह गए लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने का नाम नहीं लिया, और दूसरा आदमी आया, वो एक अलग प्रकार के लाइटर से, मतलब एक अलग प्रकार के डिवाइस से एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल गया। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। ऑल्सो the line spectra of atoms ब्रैकेट में लिखिए हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ब्रैकेट बंद करिए, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ब्रैकेट बंद करिए, could not be explained हो गया। चलिए, ये सारी बातें कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? मैक्सवेल। मतलब मैक्सवेल नहीं, आप यूं कह लीजिए कि मैक्सवेल की जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि वो एक वेव है, उस थ्योरी का यूज करके इन सारे घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैक्सवेल की थ्योरी खराब थी, मैक्सवेल की थ्योरी कुछ बातों को एक्सप्लेन कर रही थी, जैसे डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दिया, बाकी ये 3-4 घटनाएं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए एक नए थ्योरी की ज़रूरत थी,
उसके लिए एक नए थ्योरी की ज़रूरत थी, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा जो था वो तो एटम की प्रॉपर्टी हो रही थी, तो वो तो रदरफोर्ड के सिर पे जाता है कि रदरफोर्ड को एक्सप्लेन करना चाहिए था, नहीं कर पाए। वो मैक्सवेल की थ्योरी तो पढ़ी हुई थी, उसका यूज़ करके नहीं कर पाए। मैक्सवेल की थ्योरी तो पढ़ी हुई थी। जैसे कि आप एक कैंची मान लीजिए, किसी एक रस्सी को काटना है, एक प्रकार की कैंची आपके घर में पड़ी हुई है, तो क्या अगर उस कैंची से उस डोरी को आप नहीं काट पाते, क्या कैंची खराब है? नहीं, हो सकता है कि वो कैंची किसी और प्रकार की चीज़ों को काटने के लिए बनी हो। मान लो तुमको एक लोहे का तार काटना है, तो घर एक कैंची से कटेगा? नहीं कटेगा ना, उसके लिए कटर चाहिए होता है। बात समझ का? तो क्या आपके घर में जो कैंची उठा के फेंक दोगे, क्या इससे लोहे का तार नहीं कट पाया, क्या कैंची है? ऐसा नहीं करेंगे आप ना, आप समझेंगे कि इसको काटने के लिए दूसरी थ्योरी की आवश्यकता है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जा चुका मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको कहते हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था स्टार्टिंग में, तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इसके लिए दूसरी थ्योरी की ज़रूरत थी, और दूसरी थ्योरी कौन दिया? प्लैंक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो एक वेव है, ये इसके बारे में डिटेलिंग कौन दिया? मैक्सवेल। और पार्टिकल है ऐसा कौन बोला? प्लैंक। ठीक है, देखो प्लैंक क्या बोले कि कोई भी चीज़ अगर एनर्जी इमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है तो वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तुम देते जाओ और हम लेते जाएं। बात में आ रही क्या? तुम देते जाओ और हम लेते जाएं, ऐसा नहीं होगा। प्लैंक बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में एब्जॉर्ब भी किया जाता है और इमिट भी किया जाता है। बात समझ आ रही क्या? मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही होती है ना, उसको आप बहुत सारे पार्टिकल का झुंड समझ लें। अभी फोटोन नाम नहीं आएगा, अभी सुनते रहो बस। वो बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कन्फ्यूजन आ रहा है तो अपने मन में आप लाइट को लेकर के चले, लाइट। ठीक है, वो बोले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वेव पार्टिकल के फॉर्म में एब्जॉर्ब भी की जाती है और इमिट भी की जाती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उनमें से इलेक्ट्रॉन को अगर लेना है तो एक पैकेट रख लेगा, 2 पैकेट रख लेगा। फिर वो बोले कि ये जो पैकेट्स होते हैं, ये पैकेट्स अलग अलग एनर्जी के हो सकते हैं। आप जैसे दुकान पे जाएंगे ना, जैसे किसी शॉपिंग स्टोर में जाओगे तो जो सुपर मार्केट टाइप का होता है, वहाँ पर चीनी आपको पैक मिलता है। वहाँ पैक चीनी 5 किलो, 10 किलो, आधा किलो, 1 किलो ऐसा मिलता है। हज़ेरी का चाय पत्ती का जो पैकेट आता है आप देखते हैं ना, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो ऐसा होता है। इसी प्रकार से मैक्सवेल बोले कि देखिए जो मैक्सवेल प्लैंक बोले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप वेव की बात कर रहे हैं ना, वो भी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। उन पैकेट्स के अंदर उसकी एनर्जी भरी होती है। कुछ पैकेट ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बात समझ आ रही है? तो अगर इस बात के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को समझा जाए तो किसके पैकेट में ज़्यादा एनर्जी होगी? मतलब एक सिंगल पैकेट उठाइए गामा रेडिएशन का और एक सिंगल पैकेट उठाइए विजिबल रेडिएशन का, दोनों में से किस पैकेट की एनर्जी ज़्यादा होगी? गामा वाले की। ये मत सुना कि पैकेट का साइज़ बड़ा होगा, एनर्जी की बस बात कर रहे हैं। ठीक है, साइज वाइज का डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है चीज़ों को समझने के लिए। तो प्लैंक बोले कि ऐसा देखो, ऐसा होता है कि जो पैकेट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो पार्टिकल एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा, लेकिन वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि होती है पैकेट्स के फॉर्म में। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 1.5 पैकेट या 2.5 पैकेट एब्जॉर्ब करे। आप दुकान पे जाएंगे, आप 1.5 पैकेट चाय पत्ती खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। आप या तो मतलब खड़ा होल खरीदेंगे ना, पूरा का पूरा खरीदेंगे, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25 ऐसे खरीदेंगे। आप दुकान पे जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 1.5 डेयरी मिल्क चॉकलेट दे दो। बस मेरे क्या, आप दुकान पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा है कि आप हमको 3 ठो दीजिए, आधा रिटर्न कर दे रहे हैं आपको हम, और उसका आप पैसा दीजिए मेरे को, क्योंकि हम लोग 5 लोग हैं, आधा खाना है, 2.5 चॉकलेट में काम मत। तो प्लैंक बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो पैकेट्स होते हैं ना, वो पैकेट जब भी एब्जॉर्ब किया जाएगा तो पूरा का पूरा पैकेट एब्जॉर्ब, मतलब पूरा एक खड़ा पैकेट एब्जॉर्ब करेंगे या 2 एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1.5 एब्जॉर्ब कर लेंगे, 2.5 एब्जॉर्ब कर लेंगे, कि 1 ठो एब्जॉर्ब कर लिए, थोड़ा सा पॉकेट खा लिए, इसको भी फाड़ के थोड़ा सा ले लो, अब इसको भेज दो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस बात को समझो, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरे इसी पर बेस्ड ही है। अगर और ये जो अभी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जंप करेगा ना, लाइन स्पेक्ट्रम तो उसी से एसोसिएटेड है ना,
लाइन स्पेक्ट्रम कब निकलेगा? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पकड़ लेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी है तो इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी का पैकेट ढूंढेगा। बस मेरी क्या, अरे एनर्जी के तो बहुत सारे पैकेट है ना, देखो ना, गामा रेडिएशन से रेडियो वेव तक पूरा एनर्जी के पैकेट्स तो भरे हुए हैं, अलग 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 पैकेट्स। तो इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में जाना है, मतलब सारे पैकेट जा रहे हैं उड़ करके, समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे सारे पैकेट जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन है, हमको ऊपर वाले शेल में जाना है, हम देंगे ऊपर वाले में जाने के लिए हमको 2 जूल का एनर्जी चाहिए, मतलब 2 जूल का पैकेट खोजेंगे हम। 1 जूल का गया, 3 जूल का गया, 5 का गया, 2 आ रहा है, पकड़ लो और ऊपर चले जाओ। बस मेरी क्या, तो असल में अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व किया तो देखो एक सिंगल पैकेट एब्जॉर्व कर लिया, वही पैकेट की एनर्जी एब्जॉर्व किया, वही पैकेट की एनर्जी एब्जॉर्व किया जितना उसको रिक्वायर्ड था। क्या वो 1 जूल के पैकेट को एब्जॉर्व करके ऊपर जा पाता? 1.5 जूल? 4, हाँ 2 जूल जा रहा है और दोनों को एक को 2 चाहिए। एक को 2 चाहिए तो 2 नहीं लेगा ना, तो दोनों ले लेंगे साथ में, दोनों ले जाएंगे। 2 जूल का नहीं लेगा, मिनिमम वो वही पैकेट पकड़ेगा। देखो मेरी बात समझो, तुम दुकान पे जाओ, समझ गए ना भाई? अच्छा अच्छा, हम नहीं समझे, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन है हाँ, और 4 जूल में पैकेट जा रहा है। 2 जूल के 4 पैकेट है। 4 जूल का 1 पैकेट जा रहा है। अच्छा 1 पैकेट है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। घर में चाय पत्ती चाहिए तो पूरे मोहल्ला ढूंढ लो, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हम बड़ा पैकेट लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल पैकेट, एक हर इलेक्ट्रॉन पे एक सिंगल पैकेट। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन 1 जूल वाले से काम चला पाएगा क्या? नहीं। 1.5 वाले से नहीं, 2 वाले से चलाएगा, 2 वाले, 3 वाले से, 3 भी ले लेगा, 3 लेके ऊपर जाएगा और बाकी एनर्जी जो है वो एक्सेलरेट करके रिलीज करेगा। उसको समझेंगे, मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए वो पैकेट दे दो या उससे ज़्यादा दे दो। बात मेरी क्या, फ्री में एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को। बात मेरी क्या, मिनिमम एनर्जी चाहिए, या तो उतनी दे दो या तो उससे ज़्यादा दे दो, ठीक है। लेकिन हमको पैकेट पूरा एक ही चाहिए। हाँ, ज़्यादा में कितना भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद ना एनर्जी एक्सेलरेट करके रेडिएशन में निकाल देगा, ऐसा होता है। पढ़ेंगे हम लोग ऑर्बिट के, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसा होता है। तो प्लैंक नाम का जो आदमी था वो ये बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एब्जॉर्ब भी की जाती है और इमिट भी की जाती है, लेकिन अलग अलग पार्टिकल के फॉर्म में, अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। अलग अलग को डिस्क्रीट कहा जाता है, अलग अलग को डिस्क्रीट कहा जाता है, ठीक है। डिस्क्रीट, अलग अलग को डिस्क्रीट कहा जाता है। इसका मतलब अलग अलग, डिफरेंट। कंटिन्यूअस हो सकता है या फिर डिस्क्रीट हो सकता है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार और डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, ठीक है। और जो एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट होगा उसको ये आदमी क्वांटम बोल दिए। प्लैंक उसको क्या बोल दिए? क्वांटम या क्वांटा, ठीक, हाँ। सबसे छोटा एनर्जी का जो पैकेट होगा उसको बोल दिए क्वांटम। नहीं 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 नहीं, हर एनर्जी का अलग अलग पैकेट्स होगा ना। तो एनर्जी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या हो गया? पैकेट एनर्जी का। वैल्यू पे मत जाओ, वैल्यू की बात हम नहीं कर रहे हैं। मिनिमम एनर्जी के पैकेट नहीं बोल रहे हम, सबसे कम एनर्जी का पैकेट नहीं। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है ना, उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो भी होगा, चाहे वो जिस भी एनर्जी का हो, उसको क्या बोल दिए? क्वांटम। तो चाहे वो गामा रेडिएशन का पैकेट है उसको भी क्वांटम बोलेंगे, रेडियो वेव का उसको भी क्वांटम बोलेंगे, विजिबल का उसको भी क्वांटम बोलेंगे। तो ये आदमी बोले कि एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है और उस पैकेट का नाम क्या बोल दिए? क्वांटम या फिर क्वांटा, ठीक है। क्वांटम और क्वांटा में एक बात का अंतर है। क्वांटम का मतलब सिंगल पैकेट और क्वांटा का मतलब बहुत सारे। जैसे डेटा होता है, डेटा, मोबाइल का डेटा, डेटम और डेटा। डेटम का मतलब सिंगल इन्फॉर्मेशन और डेटा का मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया जानते हैं आप? बैक्टीरियम का मतलब सिंगल और बैक्टीरिया का मतलब बहुत सारा। अरे सही बात है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो उसको बोला गया क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी।
पास में आएगा? तो लिखिए इस बात को, लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी emitted or absorbed, can be emitted or absorbed, can be emitted or absorbed in discrete quantities, मतलब अलग अलग मात्रा में, in discrete quantities, ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल पैकेट्स। डिस्क्रीट की स्पेलिंग ये रहेगी, देखो डिस्क्रीट की एक और स्पेलिंग होती है, देखो डिस्क्रीट की एक ये भी स्पेलिंग होती है, इसका मतलब होता है केयरफुल। इसका मतलब केयरफुल होता है। ब्रैकेट में लिखो स्मॉल पैकेट्स, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल पैकेट्स, ब्रैकेट बंद करो। and not only in some arbitrary SOME arbitrary amount। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? कोई भी रैंडम चीज़, कोई भी रैंडम, मतलब कि किसी भी आर्बिट्ररी अमाउंट में नहीं एब्जॉर्ब होगा, इमिट होगा। लिखा है नॉट इन ओनली आर्बिट्ररी, है सिर्फ आर्बिट्ररी अमाउंट में ही इमिट और एब्जॉर्ब नहीं होगा। कुछ फिक्स पैकेट्स होंगे एनर्जी के, उन्हीं पैकेट्स को पार्टिकल्स इमिट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं ना। आर्बिट्ररी का मतलब, आर्बिट्ररी का मतलब होता है नॉट ओनली इन आर्बिट्ररी अमाउंट। हो गया? फुल स्टॉप लगाइए, नीचे लिखिए Planck gave the name to the smallest quantity of energy, as quantum। क्वांटम और क्वांटा में आप डिफरेंस ध्यान रखें, ठीक है। क्वांटम और क्वांटा में कोई अंतर नहीं होता है। क्वांटम का मतलब वन पार्टिकल और क्वांटा का मतलब मेनी पार्टिकल्स। जब आप बहुत सारे क्वांटम की बात करेंगे तो उसको आप बोलेंगे क्वांटा, ठीक है। क्वांटा, क्वांट लिख दे रहे हैं यार, क्वांट का मतलब मैथ्स होता है, आपको पता ना। क्वांट का मतलब मैथमेटिक्स होती है। क्वांट का मतलब मैथ होता है, मैथमेटिक्स। बेसिकली वो एक स्पेशल टाइप का मैथमेटिक्स है जिसमें ज्योमेट्री नहीं बोलते उसको, जिसमें आप अमाउंट क्वांटिटीज़ में डील करते हैं ना। कोई चीज़ इतना किलो है, दूसरा चीज़ इतना किलो है, दोनों को मिला देंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो कितना किलो होगा, उसका प्राइस कितना होगा। 5 किलो चावल का प्राइस 50 रुपये है, 10 किलो गेहूं का प्राइस 36 रुपये है। मिलाने के बाद प्रति केजी कितने हिसाब से बेचेंगे कि 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो लिख, क्वांटम हो गया। दैट कैन बी एमिटेड EMITTED, एमिटेड समझते हैं ना, निकालना। दैट कैन बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हो गया। चलो, अगर आप अपने दिमाग में चलाना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो रेडिएशन होता है, तो जैसे मान लो कि ये ऐसे हम लोग वेव समझते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, ठीक है, रेडिएशन। तो अगर मान लो तुमको इसी को एक्सप्लेन करना है पार्टिकल के फॉर्म में, तो तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे कि जो पार्टिकल है ना, ये हम रास्ता बना रहे हैं, ये वेव नहीं है, हम रास्ता बना रहे हैं। इसी रास्ते पे समझो कि ऐसे ऐसे पार्टिकल चल रहे हैं। ये पार्टिकल जो है ये चल रहे हैं, तो ये पार्टिकल
ऐसे ही इमेजिन करो कि जब जूम करके देखोगे तो पार्टिकल दिखाई देंगे आपको, और ऐसे तो सब एक साथ चल रहे होते हैं तो आपको क्या दिखता है, वही दिखता है। बात समझ आ रही क्या? तो ये पार्टिकल उसी रास्ते पे चलेंगे, और जब एब्जॉर्ब करना होगा तो एक पार्टिकल गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया। ठीक है जी, आप समझ गए? तो अगर ये कंप्लीट स्पेक्ट्रम है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एनर्जी के पैकेट्स होंगे, जिसको जितना चाहिए, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए वो ले लेगा, तो वो पार्टिकल वहाँ से गायब हो गया। तो जब इसको तुम स्क्रीन पर लोगे तो जो पार्टिकल गायब हो गया उसकी जगह डार्क लाइन दिखाई देगी। बात समझ आ रही क्या? सर ये कलर का पार्टिकल एक ही रहेगा उसमें? बहुत सारे रहेंगे ना, तो एक बहुत सारे रहेंगे ना, एक कलर के बहुत सारे पार्टिकल रहेंगे ना, एक कलर का बहुत सारा पार्टिकल रहेगा, तो पूरा पार्टिकल ले लेगा इलेक्ट्रॉन? लेकिन ज़्यादा तो ले लेगा ना, तो वहाँ पे लाइट हो सकता है कि डार्क दिखाई दे। डार्क का मतलब वहाँ डार्क लिखा है, ब्लैक नहीं लिखा है। अच्छा नहीं, अरे नहीं, वहाँ पे लाइट डल हो जाएगी, बहुत डल हो जाएगी ना। मतलब बेसिकली जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आप सारा फोटोन लगा दीजिए, सिर्फ एक सिंगल रे भेजिए आप लाइट की। अगर ज़्यादा लाइट की, अरे एक एटम भी तो, ये भी तो देखो, एक एटम है ना, एक एटम पे एक ही रे भेजोगे, तो तुम जो एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें एक एटम में भेजोगे, पूरे मेटल पर भेजोगे ना, तो पूरे मेटल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, दबा के सब ले लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उस वेव को। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एक ही कलर के, तो बहुत सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, और एटम भी तो बहुत सारे हैं। हाँ, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर थोड़े जा पाएंगे क्या? मेटल को सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकल सकते हैं, वैलेंस शेल वाला निकलेगा। आसान है ना, सब कुछ डिसाइड है ऑलरेडी, सब एकदम फिक्स है, सब एकदम करेक्ट है, कहीं भी कोई दाग नहीं है फिजिक्स में, सब क्लियर है। ठीक है, आप जितना समझ पाएँ। ओके, तो ये सब क्या है, पार्टिकल्स क्या हैं? दीज आर क्वांटम। ये एक सिंगल को क्या बोलोगे? क्वांटम। रुको, अब वही आदमी है जो सब चीज़ को अपना नाम देना चाहता है। आइंस्टाइन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ना इस थ्योरी पे बेस पे, तो बोले क्वांटम वोंटम छोड़ो, इसको हम फोटोन बोलेंगे। ठीक है, और आइंस्टाइन का वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि आप क्वांटम से अधिक फोटोन का नाम जानते हैं, ऐसा होता है। क्वांटम तो थ्योरी हो जाती है, फिर लोग क्वांटम को फिजिक्स के जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, फोटोन, लाइट का मतलब फोटोन समझता है। बेसिकली वो बोले कि जो विजिबल लाइट होती है ना, विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन बोले वो। ठीक है, क्योंकि फोटो वर्ड जो होता है वो विजिबिलिटी से, विजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें देख सकते हैं, विजिबल होती हैं, उसका मतलब फोटो होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखिए। एक सवाल करिए, नीट 2014 का सवाल है ये। सवाल लिखिए, कैलकुलेट द एनर्जी in joule, calculate the energy in joule corresponding to the light corresponding मतलब जो उस लाइट से एसोसिएटेड है, उस लाइट के लिए corresponding to the light of wavelength 45 नैनोमीटर। हाँ, 45 नैनोमीटर। लगा ही सवाल, देख लो भैया, नीट का सवाल है, लगा लो, आसान सवाल है बहुत ज़्यादा ना। कितना बोल रही हो? 10 to the power
माइनस प्लैंक कॉन्स्टेंट हमको क्या होता? -17। डिजिट क्या बोल रही हो? 19 19 यार ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा हमको। ऑप्शन में 6.67 10 टू पावर 15, 6.67 10 टू पावर 11, 4.42 10 टू पावर -15, 4.42 10 टू पावर -18 ऐसे ऑप्शन है सारे के सारे। फोर वाले 2 ऑप्शन है, आंसर बताऊंगा। फोर पॉइंट आंसर 4.42 करके है। हमारा आओगी तुम -20 नहीं, 10 का पावर बताओ। 2 ऑप्शन है वैसे, 4.42 करके 2 ऑप्शन है। 10 का पावर बताओ, माइनस प्लस ऑप्शन में है। ठीक, पन्ना ही पलटो खाली, तुम खाली पन्ना ही पलटो, पढ़ो लिखो मत घर पे, फॉर्मूला रिवाइज मत करो, खाली पन्ना पलटो और धीरे धीरे ऐसे गधे हो जाना। एनर्जी निकालनी है आपको, वेवलेंथ दिया हुआ है 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये बनेगा 45 और नैनो का मतलब होता है 10 टू पावर -9 रहेगा मीटर। ये हो गया लैम्डा मीटर में। पहली बात तो ये, जब लैम्डा दिया होता है तो एनर्जी निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, E बराबर hc बाई लैम्डा, है ना जी। एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। वैल्यू रखेंगे h की वैल्यू 6.626 6.0 10 टू पावर -34। लाइट की स्पीड मीटर में रखेंगे 3 × 10 टू पावर 8 और अपॉन में वेवलेंथ की वैल्यू 45 × 10 टू पावर -9। और ये जो एनर्जी आएगी, क्योंकि सब कुछ मीटर, सब कुछ SI यूनिट में रखे हैं, तो आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है। देखिए 3 से काटिए, 15 दिया 45, उसके बाद 3 से काटो, 3 5 15 और ये हो जाएगा 2.2। ठीक है, नीचे 5 बचो। देखो ध्यान से देखना, 2.2 ऐसे ही रहने दो। देखो 10 टू पावर -34 था, 9 ऊपर ले आओ। जब तुम 9 ऊपर लेकर के आओगे तो 9 प्लस हो जाएगा, तो 9 घटेगा, तो पहले 4 घटा दो 30 बचा, 5 घटाओ 25 बचेगा, तो -25 बचा। उसके बाद देखो यहाँ 10 टू पावर 8 लिखा है ना, इसको तुम 10 गुणे 10 टू पावर 7 लिख सकते हो, 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं ना। अरे बोलो, नीचे 5 बचा हुआ है, 5 से 10 को 2 बार में काट दो, इस 2 का इधर गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इंटू 10 टू पावर 25 में से 7 जाएगा तो -18 जूल। ये आपका आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले पर सवाल है। एंट्रेंस एग्जाम से बहुत सारे सवाल आसान आते हैं, बहुत सारे सवाल आसान आते हैं। आपको सवाल अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में आपको सवालों के सॉल्यूशन देख के हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि इतना सवाल आप आसान नहीं कर पाए, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता। और अगर फार्मूला पता है तो आपको यूज़ नहीं करने आता है। यूज़ से नहीं करने आता है क्योंकि आप सवाल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करवाते हैं सवाल प्रैक्टिस। हो गया। अब थोड़ा समझो दोबारा से एक बात। मैक्सवेल क्या बोले? मैक्सवेल बोले कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, मैक्सवेल बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो वेव बिहेव करता है और उसकी एनर्जी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। अरे बात समझ आ रही क्या? मैक्सवेल बोले कि देखिए, देखो दोनों में डिफरेंस समझो ना, दोनों में एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझो। एक तरफ मैक्सवेल की थ्योरी चली और यहाँ पर अभी आप प्लैंक की थ्योरी पढ़ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इतने सारे साइंटिस्ट हैं तो कौन क्या दिया कौन क्या दिया। ये दोनों लोग लाइट के बारे में, प्लैंक इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं कर रहे हैं,
प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है, समझिए आप इस बात को। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो आप लिखे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ही है, जैसे मैक्सवेल की थ्योरी थी। मैक्सवेल भी थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैक्सवेल भी बताए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में प्लैंक भी बताया। पहले कौन आया? मैक्सवेल, फिर कौन आया? प्लैंक। ठीक है, मैक्सवेल के बहुत सारे थ्योरी और भी है ना। मैक्सवेल जब कक्षा 12 में पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी नहीं की मैक्सवेल की। ऐसा नहीं बस एक ये छोटा सा बच्चा था, ये थ्योरी देकर के बस चला गया ना। ये लोग दे ओन द फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के बादशाह हैं ये लोग ना। तो मैक्सवेल क्या बोले कि जो ये थ्योरी किसके बारे में चल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में दोनों लोग बात कर रहे हैं। मैक्सवेल बोले कि ये क्या है? वेव है। प्लैंक क्या बोले? क्या है? पार्टिकल है। ठीक, जिसका नाम होगा लिखिए क्वांटम, सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सवेल बोले कि इसकी जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शन किसकी होती है? लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो क्वांटा की मतलब क्वांटम की एनर्जी होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है? ये जो एच न्यू फॉर्मूला है वो अभी ही आएगा, जिसका अभी आप यूज़ किया ना, ये फॉर्मूला अभी जस्ट आएगा। न्यू है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी। मैक्सवेल बोले कि एम्पलीट्यूड के हिसाब से एनर्जी बदलती है, और ये क्या बोले? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी बदलती है। तो चलिए नीचे लिखिए एनर्जी ऑफ क्वांटम, हेडिंग लगाइए एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम ब्रैकेट में लिखिए फोटोन, एनर्जी ऑफ क्वांटम ब्रैकेट में लिखिए फोटोन। ध्यान रखिएगा क्वांटम को फोटोन नाम कौन दिया? स्टीफन हॉकिंस, सॉरी स्टीफन हॉकिंस बोल रहे हैं, आइंस्टाइन बोले, कब बोले? जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिए, जो कि कई साल से एक फंसा हुआ टॉपिक था। तो वो बोले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब क्रेडिट मेरे को जा रहा है तो हम क्वांटम क्यों बोले, हम फोटोन बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए लिखिए उसमें द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ध्यान रखिए अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, तुम समझे ना, दोनों एक ही चीज़ है, क्वांटम और फोटोन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी and given by E proportional न्यू। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे आप E बराबर एच न्यू। ठीक है, हो गया। एच के बारे में आप लिख ले दोबारा से, प्लैंक्स कांस्टेंट। तुमको ये बात समझ में आ रही है कि इस एच को प्लैंक कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? इस एच को प्लैंक कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि थ्योरी कौन दे रहा है? प्लैंक। बस मेरी का हाँ भाई, ये दोनों लाइन लिखो और वो भी लिखो। हाँ, प्रोपोर्शनल हटाकर क्या आ जाएगा? हो गया। फिर नीचे लिखे सिंस न्यू बराबर सी बाय लेमडा। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इनको आप ऐसे पहले डायरेक्ट याद कर ले, न्यू बराबर सी बाय लेमडा, फिर आप समझ जाए क्या मतलब है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, सी मतलब लाइट की स्पीड और लेमडा मतलब वेवलेंथ। इसीलिए आप जब इस न्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये फार्मूला जो है ये इस प्रकार का दिखाई देगा, ई बराबर एच सी बाई लेमडा। बात समझ आ रही क्या? अरे बात समझ आ रही क्या? अच्छा, कई बार ना ये फार्मूला ऐसे भी लिखा होता है, थोड़ा देखो इधर, कई बार ये सेम फार्मूला ऐसे भी लिखा होता है, ई बराबर एच न्यू है ना, तो इसको एन इंटू एच न्यू लिखा होता है जगह पे। अगर मान लो सारे के सारे फोटोन एक ही प्रकार के स्पेक्ट्रम से बिलोंग करते हैं, मान लो सारे के सारे फोटोन की एनर्जी सेम है, मतलब सारे के सारे फोटोन जो पैकेट्स हैं वो सब सेम एनर्जी रख रहे हैं, तो एक फोटोन की वजह से एनर्जी क्या हो गई? एच न्यू। 2 की वजह से 2 एच न्यू, 3 की वजह से बस मेरी क्या, और n की वजह से n एच न्यू। तो ये जो n है ये क्या है? नंबर ऑफ
फोटॉन्स। n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू 0, छोड़ दो, 0 का मतलब तो होगा नहीं ना, 1 से स्टार्ट करें। n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती है क्या? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यही हो ना? अरे या तो फोटोन 1 होगा या 2 होगा या 2.5 होगा। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती पी बाई क्यू के फॉर्म में, डेसिमल नहीं हो सकती ना, क्योंकि n तो संख्या है कितने फोटोन है, बस मेरी क्या। तो एनर्जी हमेशा इसी रूप में इमिट भी की जाएगी और इसी रूप में एब्जॉर्ब भी की जाएगी। मतलब हमेशा या तो 1 फोटोन की एनर्जी ली जाएगी, या तो 2 फोटोन की एनर्जी ली जाएगी, या तो 10 फोटोन की एनर्जी ली जाएगी, या तो 1 फोटोन की एनर्जी निकाली जाएगी। बात समझ आ रही क्या? इस बात को समझ लें। ये आदमी वेव का डिस्कशन करता है, ये आदमी उसी वेव को पार्टिकल बनाकर डिस्कस करता है। ठीक है जी, तो इस बात को आप लिख लीजिए, यहाँ जो लिखना है जल्दी लिखो। हो गया, बस हेडिंग लगाइए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको करेंगे कल।